हेलो बच्चों। तो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोग दिए हैं, उसका मैं बॉटनी पेपर पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और पेपर नो डाउट बहुत सिंपल था, आसान पेपर आया है बायो का। लेकिन वो बायो का जो पेपर था उसमें अब की बार कुछ अनट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस रख दिए गए हैं। जैसे रीज़न एसेसन का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैचिंग वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जिनको पढ़ने में, जिनको सोचने में, जिनको करने में टाइम लगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। मतलब जिसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, वो बहुत खुश हुआ। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, केवल पढ़ते रहें, केवल रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली टेस्ट की प्रैक्टिस कम रही है अगर आपकी, तो थोड़ी दिक्कतें थी। हालांकि पेपर 100% आपकी एनसीईआरटी से है और उस पेपर में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे प्योरली एनसीईआरटी लाइन से हैं और सिंपल पेपर है। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो कर सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस अगर की है तभी पूरा सही हो पाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले बॉटनी वाले सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ जिसमें कोड 12 है। नीट का वो पेपर जिसका कोड 12 है, उसका पेपर मेरे पास है और मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द एविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे लॉस हो रहा है, क्या क्या कारण है उस लॉस के। तो उस कारण में जो ये जो वर्ड दिया गया है उस कारण से रिलेटेड अगर हम इन 4 ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें सेकंड ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे। ये सेकंड ऑप्शन है, हैबिटेट लॉस इज अ मेजर कॉज। भाई तालाब में मछली है और तालाब ही खत्म हो गया, हैबिटेट का मतलब पूरा वही खत्म हो गया जहाँ वो रहता है। कोई ट्री के ऊपर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ट्री ही खत्म हो गया तो ये हैबिटेट लॉस हो गया। जहाँ कोई जीव रहता है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, वो हैबिटेट का ही लॉस हो गया। ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन भी एक कारण बनता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक कारण बनता है, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन एक कारण बनता है और को एक्सटिंक्शन एक कारण बनता है। ये सारे कारण मिलते हैं तब जाकर के ये सारे कारण रहे इसके। यहां पर कोई एयर पोल्यूशन कारण नहीं था, सॉइल पोल्यूशन कोई कारण नहीं था और किसी प्रकार का वाटर पोल्यूशन भी कारण नहीं रहा। हम इसको अगर देखें तो यहां पर आंसर बनता है सेकंड। अब फर्स्ट क्यों नहीं, आप देखिए यहां पर एयर पोल्यूशन आ गया इसलिए नहीं। थर्ड क्यों नहीं, इसमें वाटर पोल्यूशन आ गया, ये तो नहीं बताया गया तो डिस्कस नहीं हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसमें देखो एयर पोल्यूशन भी आ गया और फोर्थ में आप देखें सॉइल पोल्यूशन आ गया। इसलिए द आंसर इज सेकंड वन। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। वो पूछ रहा है साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस, मतलब ये आरआरएनए कहां बनता है, कहां इसका निर्माण होता है। आपको पता है राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं, उन राइबोसोम की सब यूनिट्स में आरआरएनए होता है। ये सब क्या है, आरआरएनए है। अब राइबोसोम की सब यूनिट्स में ये आरआरएनए होते हैं डिफरेंट टाइप के। इनका जैसे ऊपर है 70S है तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। 80S है तो ये, इनके अलावा एक और होगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि आरआरएनए राइबोसोम के अंदर है और इनका निर्माण राइबोसोम का होता है न्यूक्लियोलस में, और इसी को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। यहां मैंने नीचे डिटेल भी दे दिया है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, नॉट फैक्टर, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। दूसरा ऑप्शन क्रोमेटिन क्या है, ये क्रोमेटिन होता है इंटरफेज में
जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक थ्रेड के रूप में होता है, नेटवर्क के रूप में होता है, उसको क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम भाई, सेंट्रोसोम, और आप देखिए एक तो होता है सेंट्रोसोम और एक होता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोसोम तो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं और ये बनाता है स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, मतलब सेल डिवीजन इसका रोल होता है। अब हम बात करते हैं काइनेटोकोर क्या है। तो काइनेटोकोर की अगर हम बात करें तो काइनेटोकोर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमियर है, यहां पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ऑप्शन है कि आरआरएनए कहां बनता है, और आरआरएनए होता कहां है, आरआरएनए राइबोसोम में होता है और राइबोसोम कहां बनता है, न्यूक्लियोलस में। ये पूरा हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये सेल वाले चैप्टर से है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन मैचिंग वाले दे दिए अब की बार। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, मैच करना है। आप देखिएगा मैचिंग इसको हम करते हैं तो मैचिंग में आप देखें फर्स्ट ऑप्शन इसका ये दिया गया है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, 2 3 4 1। इसको हमने 2 से मिला दिया, इसको हमने 3 से मिला दिया और जो सी है उसको हमने 4 से मिला दिया, सी को हम 4 से मिला रहे हैं और डी को हम मिला रहे हैं 1 से। दिस वन एम फेज का मतलब है सेल साइकिल में एम फेज, सेल साइकिल में एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, और वो माइटोटिक फेज कंप्लीट होती है, माइटोसिस पूरा होता है एम फेज में। सेल साइकिल का मोस्ट ऑफ दी जो टाइम होता है वो टाइम तो चला जाता है इंटरफेज में, डिवीजन फेज शॉर्ट होती है जिसको हम एम फेज बोल रहे हैं। यानी कि एम फेज में एक्चुअल में डिवीजन होता है, एम फेज में एक्चुअल में डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन ये इससे रिलेटेड है। जीवन फेज में क्या होता है, ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ होती है और प्रोटीन का निर्माण होता है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, आपको पता है, तो इसको यहां मिला दिया गया। G2 फेज में भी क्या होता है, आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है, लेकिन यहां पे प्रोटीन कौन सी बनेगी, ट्यूबुलिन। यानी कि G2 को हमने 4 से मिलाया, प्रोटीन आर सिंथेसाइज व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। देखो प्रोटीन जीवन में बन रही है और प्रोटीन G2 में भी बन रही है, लेकिन G2 में प्रोटीन जो जीवन में नहीं बन पाई थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो G2 में बनेगी। एक जीवन है, एक G2 है। जीवन हो या G2 हो, दे आर द ग्रोथ फेज, इनको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। इनमें दोनों में आरएनए बनता है, प्रोटीन भी बनती है। तो यहां पर क्वेश्चन 93 भी हो गया। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 पे। मैचिंग फिर से आ गया, देखो ये भी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, इकोलॉजी से रिलेटेड है। मैचिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया। मतलब इतने मैचिंग क्वेश्चन आज तक के इतिहास में नहीं पूछे गए, और मैचिंग क्वेश्चन एक दृष्टि से सिंपल भी होते हैं, उनका आंसर निकालना आसान भी होता है। और दूसरी बात ये कि मैचिंग क्वेश्चन है तो आप कर पाएंगे पूरा जब आपने पूरी तरीके से अब एक एक पेज को, एक एक लाइन को पढ़ा होगा। यहाँ पर आता है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो हम अगर इसको देखें तो हम पाएंगे कि भाई देखो, जैसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उससे जो एनर्जी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसको माइनस कर दिया जाए तो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं प्लांट, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है।
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर लेवल पे बनता है मैटर। और जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात है तो देखिए इसमें आंसर में मिलाया गया है, सेकंड आंसर है दिस वन। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया, पेज कहाँ से जाएगा। सेकंड आंसर है, ए को थर्ड से मिलाया गया है दिस वन। ए को थर्ड से मिलाया गया है, बी को 1 से मिला दिया गया है, सी को 4 से मिला दिया गया है और डी बचा उसको 2 से मिलाया गया है। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास के टर्म में। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ बताया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन का लॉस हो गया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्लांट जो है ऑर्गेनिक मैटर जो बनाते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है, ये कंज्यूमर लेवल पर होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका आंसर सेकंड था और ये नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आसान पे क्वेश्चन था ये भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये करेक्ट वाले, इनकरेक्ट वाले, मैचिंग वाले बहुत क्वेश्चन है उसके बारे में, तो देखो ध्यान से विच वन इज करेक्ट। और इसमें आप देखेंगे एक ये ऑप्शन हमको इनकरेक्ट दिख रहा है, यानी कि ये फॉल्स है, रॉन्ग है ये। इसमें क्या लिखा है, नील पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प इन पॉपुलेशन ग्रोथ। या हेल्प इन पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, एक्सटिंक्शन होगा इसका। इस पॉपुलेशन ग्रोथ के चक्कर में ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही कौन सा है, क्या ये सही है, अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, बिल्कुल सही है। स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन, ठीक है। बाकी वाटर हाइसिन तो इन्वेजिव होता ही है। वाटर हाइसिन जिसको हम कहते हैं आइकोर्निया, आके हमारे वाटर बॉडी पे फैल गया है, निकलना इसका मुश्किल हो पा रहा है। ये भी फॉरेन कंट्री से लाया गया था, आपको याद होगा, ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इट्स लीफ। और स्पीसीज, हाँ अब देखो इसमें एक चीज़ और भी आती है, क्या ये लास्ट वाला ऑप्शन कैसा है, ये तो इनकरेक्ट बता ही दिया। When a species become extinct, the plant and animal become associated with it are not affected. अरे भाई अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो उससे एसोसिएटेड जो स्पीसीज होगी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अफेक्टेड, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। सवाल क्या पूछा गया है, करेक्ट। तो करेक्ट की बात है तो भाई ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। 3 स्टेटमेंट इसके ठीक हैं, ए, बी और डी, यानी कि आंसर दिया गया सेकंड वन, दिस वन। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मेनी एटीपी एंड एडीपीएस2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। यहां पर आ गया C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। आप जरा याद करिएगा, 1 CO2 को फिक्स करने के लिए, टू फिक्स 1 CO2, इसको फिक्स करने के लिए 3 ATP की आवश्यकता पड़ती थी और 2 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है। और 6 CO2 को अगर फिक्स किया जाएगा, CO2 को फिक्स किया जाएगा अगर, क्या हो रहा है भाई, तो 6 को किया जाएगा तो 6 3 यहां पे हो जाएगा 18 ATP और 12 NADPH2, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट, क्योंकि जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है तो 2 ATP बनता है और नॉन साइक्लिक में 1 ATP बनता है। कुल मिला के लाइट रिएक्शन में 3 ATP बन गए और 2 NADH2 बनते हैं ड्यूरिंग द Z स्कीम, ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब हम एक CO2 को फिक्स करते हैं। और 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर इसका ये हो गया। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में दिया है टू फिक्स 1 CO2 मॉलिक्यूल 3 ATP 2 NADH रिक्वायर्ड टू फिक्स 6 CO2 मॉलिक्यूल, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से मैचिंग, भरा पड़ा है मैचिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। इस मैचिंग में देखो डिकम्पोजिशन क्या है, डेट्रिटस क्या है, मिनरलाइजेशन क्या है और ह्यूमिफिकेशन क्या है। तो आपने अगर ये पूरा पढ़ा हुआ है, इनकी डेफिनेशन मालूम है, तो मैच करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहाँ मैच कर देते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है 3 4 2 1, यानी कि इसको मिलाया गया है थर्ड से, इसको मिलाया गया है 4 से, इसको मिलाया गया है 2 से और इसके बाद इसको मिला दिया गया है 1 से। ये इसको मिला दिया गया 1 से। डिकम्पोजिशन क्या है? कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में चेंज करना, डिकम्पोजिशन। डेट्रिटस क्या है? डेट्रिटस जो होता है, डेट्रिटस में आप देखिए फोर्थ, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूड फकल मैटर, इसी को डेट्रिटस बोल रहे हैं। और मिनरलाइजेशन क्या है? मिनरलाइजेशन में क्या है? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल। Release of inorganic nutrients by action of microbes in soil। यानी कि किसी भी यही अगर ऑर्गेनिक मैटर में रिएक्शन किया जा रहा है, माइक्रोब का एक्शन हो रहा है, तो और माइक्रोब का एक्शन हो रहा है तो वो इनऑर्गेनिक में चेंज हो रहा है और इनऑर्गेनिक मैटर फिर वो सॉइल में मिक्सअप हो रहा है। दिस इज नोन एज मिनरलाइजेशन, मतलब किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करके मिनरल्स में चेंज कर देना, मिनरलाइजेशन। तो इसका आंसर भी हो गया थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आफ्टर 99 100 क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। भैया जिम्नोस्पर्म एक नाम है, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, और सीड कैसे बनता है? ओव्यूल से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या होता है? सीड होता है। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ओव्यूल एनक्लोज इन एन ओवरी, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से बन जाता है फ्रूट, ओवरी से बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल से बन जाता है सीड। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहे हैं ओव्यूल नॉट एनक्लोज बाई ओवरी वॉल, और ऐसा हम कह सकते हैं जो नेकेड ओव्यूल होता है, नेकेड ओव्यूल होते हैं ये, और ये होते हैं इन जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स यहां पर देखा जाए तो पाइनस है। ये एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है ये एक ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट है, ये सिलेजनेला एक टेरिडोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है, ये कह सकते हैं ये है फ्री फ्लोटिंग एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है ये। आंसर इसका थर्ड हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैचिंग। आज तक के इतिहास में इतने मैचिंग नहीं आए, एक तरह से अच्छा भी है। मान लो इसमें मैचिंग में आपको 2 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो आप अंदाजे आपका आंसर सेट कर सकते हैं उसमें। अब जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन आप देखिए, मटर होती है, मटर के जो
सीड होते हैं बिल्कुल उसके किनारे पर लगे होते हैं लाइन से, मार्जिन पर। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है भैया पी में। एक्साइल प्लेसेंटेशन सोलेनेसी में होती है, मालवेसी में होता है, लेमन में होता है, लिलिएसी में होता है। तो ये लेमन में लगा सकते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड में होता है, आर्जिमोन भी कर सकते हैं। और बेसल प्लेसेंटेशन होता है कंपोजिटी में, बेसल प्रेजेंटेशन। तो आप देखेंगे इसमें मैचिंग जो कराया गया है, फर्स्ट का है सेकंड, सेकंड का है 4 और थर्ड का है थर्ड का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया थर्ड। दिस वन थर्ड आंसर इज करेक्ट। सेकंड 4, 1 एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। भाई देखो ये रूट है और इस रूट में यहां पर ये रूट कैप है ये, और यहां पर ये जोन ऑफ सेल डिवीजन है इधर, ये फिर इधर होता है जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, एलोंगेटेड सेल्स होती हैं इधर, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन है ये। और फिर यहाँ पर होता है जोन ऑफ सेल मैचुरेशन, और इसी जोन ऑफ सेल मैचुरेशन से यहाँ से कुछ सेल्स ऐसे रूट हेयर बना रही हैं, यानी कि जोन ऑफ सेल मैचुरेशन से रूट हेयर निकल रहे हैं। ये हो गया जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, ये एलोंगेशन जोन हो गया। तो आप देखिएगा इस एलोंगेशन जोन में तो कुछ है नहीं ऐसा। ये क्या हो गया भाई, ये एलोंगेशन जोन है, और ये हो गया मैचुरेटिक जोन। सवाल पूछा है रूट हेयर कहाँ है, रूट हेयर ऊपर है, और ये इसको बोलते हैं मैचुरेशन जोन, है ना, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। तो यहां पर आंसर हो गया इसका 4। सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल टाइप के, लेकिन हाँ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन के साइज को देख के बच्चे डर जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन फेज ऑफ एलोंगेशन। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स इन फेज ऑफ एलोंगेशन, मतलब एलोंगेशन में क्या नहीं होता है। जब किसी सेल का एलोंगेशन हो रहा है, प्लांट का एलोंगेशन हो रहा है, सेल का एलोंगेशन होता है, तो उसमें क्या नहीं होता है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, मतलब जब प्लांट सेल का एलोंगेशन होता है तो प्लांट सेल में क्या नहीं होता है। जब सेल का एलोंगेशन हो गया तो जो उसका न्यूक्लियस उसका फर्क पड़ेगा, वो किनारे पर आ जाएगा, वो सेंटर में नहीं रहेगा। यानी कि आप देखेंगे इसमें लार्ज कॉन्स्पिक्वस न्यूक्लियाई, ये नहीं होगा। ये किसमें होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई इसका किनारे चला जाएगा, पेरिफेरल साइड में चला जाएगा। आप देखेंगे यहां मैंने लिखा भी है सॉल्यूशन में, लार्ज न्यूक्लियाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं। इन एलोंगेशन जोन न्यूक्लियाई बिकम पेरिफेरल एंड लेस कॉन्स्पिक्वस, न्यूक्लियाई पेरिफेरल साइड में चले जाते हैं। ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पूछा गया है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट पहला देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। तो जो डीएनए है उस डीएनए में इस तरीके से इधर प्रमोटर होता है, और इसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन भी होते हैं, और इधर टर्मिनेटर आता है।
तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। देखो इसके इधर प्रमोटर है तो इधर 5 एंड होता है, ये बात भी सही है। प्रमोटर इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये इसके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है और ये आरएनए पॉलीमरेज इनको प्रोवाइड करता है जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है आगे, ये भी सही है। प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये भी सही है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था ए बी सी डी सारे के सारे सही स्टेटमेंट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 107 के रूप में था कोड नंबर 12 में, द मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। देखो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं इन्हीं को कहते हैं मोटर सेल्स, इन्हीं को हम कहते हैं मोटर सेल्स। और ये पाए जाते हैं मोटर सेल्स पाए जाते हैं मोनोकॉट लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ। मोनोकॉट लीफ जो होती है मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस में, मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और काम क्या होता है, ये सेल्स बड़ी होती हैं और ये जब फूलती हैं या पिचकती हैं तो लीफ रोलिंग करती है इस तरीके से। लीफ के अपर सरफेस पे स्टोमेटा हैं, उनसे वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अगर वो लीफ ऐसे करके रोल कर जाएगी तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, वाटर लॉस रुक जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये तो गलत है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। टू मिनिमाइज वाटर लॉस, यस ये बिल्कुल सही है। टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ये भी नहीं है, ठीक है। टू मिनिमाइज वाटर लॉस कैसे, बाई रोलिंग ऑफ द लीव्स। जब रोल कर जाएगा तो स्टोमेटा का फंक्शन वहाँ पर रुक जाएगा। इसका आंसर थर्ड है। इन्हीं को मोटर सेल्स भी कहते हैं। कई बार सवाल ऐसा आता है कि भाई बुलीफॉर्म सेल्स क्या हैं, हो सकता है अगली बार पूछा जाए कि मोटर सेल्स क्या हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बुली सेल्स को ही हम मोटर सेल्स कहते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा सा क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कितने स्टेटमेंट में विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखते हैं, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड PS1, ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसको कहते हैं, वाटर की जो स्प्लिटेशन होती है वो PS2 पर होती है, ना कि PS1 पर, गलत है। इसके बाद देखते हैं सेकंड, C4 प्लांट यूज C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, ये बात भी सही है। C4 प्लांट में जो बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर C3 साइकिल भी चलती है, ये ट्रू है। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, ये भी ट्रू है। और C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेन्स एनाटॉमी, C3 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती है, क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट में। और क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है, क्रेन्स एनाटॉमी में होता है जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो सर्कल में होते हैं, जस्ट लाइक द फूलों का हार सर्कल में पाया जाता है। आगे है तो ये रॉन्ग हो गया। ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर्स थ्रू द केमियोस्मोसिस, ये बात भी सही है। अब पूछा गया है गलत क्या है, और गलत में भैया एक तो A समझ में आ रहा है और एक D समझ में आ रहा है, बाकी सब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद फिर से मैचिंग। अब लगता है एग्जामिनर ने, पेपर सेट करने वाले बंदे ने ये सोचा है कि सब केवल मैचिंग ही देंगे, दे मैचिंग वे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सारे सारे वैसे क्वेश्चंस। देखिए भाई इसमें क्या है, मैच करना है कंजक्टिव टिश्यू जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होते हैं, कैस्पेरिन बैंड जो एंडोडर्मिस में पाई जाती है, सोवरेन की बनी होती है, वाटर को डायरेक्शन देती है टुवर्ड द पैसेज सेल, सब्सिडियरी सेल्स स्टोमेटा में होते हैं गार्ड सेल्स के बाहर की ओर, स्टार्च सीट एंडोडर्मिस का दूसरा नाम। तो मैच कर लीजिए इसको, यहां पर मैचिंग में देखिएगा A को हम थर्ड से मिलाएंगे,
बी को हम 4 से मिला रहे हैं, सी को हम 1 से मिला रहे हैं और डी को हम 2 से मिला रहे हैं। कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम फ्लोएम, कैस्पेरन स्ट्रिप एंडोडर्मल सेल्स में होते हैं, लेकिन एंडोडर्मल सेल्स में भी जो सेल्स प्रोटोजाइलम के सामने होते हैं, पैसे सेल वहाँ पे नहीं होते हैं। स्टार्च शीट एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च, एंडोडर्मिस को ही, एंडोडर्मल सेल्स नहीं बल्कि एंडोडर्मिस को ही स्टार्च शीट कहा जाता है। ये भी हो गया भाई। आंसर इसका हम थर्ड लगा सकते हैं। पहले को हमने 3 से मिलाया, 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 2, दिस इज करेक्ट। थर्ड वन 3 4 1 2। आगे सवाल आता है हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। ये क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डिफरेंशिएशन, फिर दिया है इलास्टिसिटी, फिर दिया गया है रीडिफरेंशिएशन, फिर दिया है प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट मतलब डिफरेंट टाइप की लीव्स का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के इफेक्ट से। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक टर्म आता है, आपने ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर देखा था, उसमें एक डायग्राम याद आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप की लीव्स बनी है उसमें और डिफरेंशिएशन वगैरह सब बताया गया है, उसको बोलते थे प्लास्टिसिटी। आंसर इज 4th। और ये क्या है, इनको भी सुन लीजिए जैसा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और अगर ये परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दे दोबारा से, अगर इसका फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दे, तब इसको हम कहेंगे इसको कहेंगे हम डी डिफरेंशिएशन। और फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से परमानेंट टिश्यू बना दे, तब इसको कहेंगे हम रीडिफरेंशिएशन, तब इसको कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शुरुआत में है, इनको हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, इनको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, इनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, और इनसे बनने वाले हैं इनको हम कहेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर ये भी क्लियर होगा कि डी डिफरेंशिएशन क्या है और रीडिफरेंशिएशन क्या है, ये भी क्लियर हो गया। इलास्टिसिटी से वर्ड आप जानते हैं, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी, लीव्स का मॉडिफिकेशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज क्या है, साइमोज क्या है? तो देखो भैया, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है पुष्प क्रम, पुष्पों का क्रम, फ्लावर के लगने का जो क्रम होता है, अरेंजमेंट होता है। अच्छा, फ्लावर लगता कहाँ है? ये जैसे ये जगह है, इसको कहते हैं मेन एक्सिस, इसको हम कहते हैं मेन एक्सिस, इसी को हम कहते हैं मेन एक्सिस, और इसी को हम कहते हैं पेडंकल। यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है, इसकी टिप पे कोई फ्लावर नहीं है, इसलिए लगातार इसमें ग्रोथ होती रहती है। और यहाँ पे फ्लावर बनते हैं इस तरीके से, ऐसे पुराने नीचे और नए ऊपर। ये होता है रेसिमोज। अगर यहाँ पे टिप पर फ्लावर नहीं है, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, इसमें ग्रोथ कंटिन्यूअस है ऊपर की ओर, तो इसको हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और फ्लावर इसमें पुराने नीचे और नए ऊपर, इसको बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। तो ये बेटा इसमें सही है, फ्लावर बॉर्न ऑन एक्रोपेटल सक्सेशन। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इसका अपोजिट। अगर यहां फ्लावर बन गया तो इसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। अगर पेडंकल के मेन एक्सिस के, पेडंकल या मेन एक्सिस के टिप पर फ्लावर बन जाता है, तो उसको हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस नहीं कहते हैं,
उसको हम कहते हैं साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, उसको हम साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट वन, मतलब इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं थर्ड है, और नीचे एक्सप्लेन भी किया गया, आप देख सकते हैं। फ्लावर आर लिटरली ऑन द मेन एक्सिस, जैसे दिखाया मैंने। ओल्डर फ्लावर आर एट द बेस, यंगर एट द एपेक्स, ये भी दिखाया मैंने, बताया आपको। दिस ऑर्डर इज एक्रोपेटल सक्सेशन, मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, यानी कि मेन एक्सिस के यहाँ पर फ्लावर नहीं है। एंड मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, इट इज साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। अगर ऐसा होता है तब इसको हम साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन आता है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और नीट में मुझे लगता है पिछले 10 सालों में कई बार रिपीट हो चुका है। सवाल है वही सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। डीएनए का ये वो स्ट्रैंड है जो आरएनए बनाता है, और इसमें एक न्यूक्लियोटाइड हट गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, टी की जगह आ गया ए, यानी कि यहां पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब ये बनाएगा आरएनए, जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए में जो एमआरएनए बनेगा उस एमआरएनए में देखेगा ये एमआरएनए बन गया, तो जी से ये जो है एमआरएनए बन गया, सी से जी पेयर किया, टी से ए किया, जी सी से जी किया, तो बन गया जीएजी। और यहाँ पे जो एमआरएनए बनेगा उस पर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो हो गया जीओजी, क्योंकि सी से जी पेयर कर रहा है, ए से यू पेयर कर रहा है, सी से जी पेयर कर रहा है। जब ये बन गया तो एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो भी टीम 3 के रूप में इसको बोलते हैं कोडॉन। सो वी कैन से दिस इज द एमआरएनए कोडॉन, इसको भी एमआरएनए कोडॉन बोल रहे हैं। अब इस कोडॉन के लिए कौन सी अमीनो एसिड वहां पर होती है वो यहां पर आ गई, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन में इस कोडॉन के लिए जो अमीनो एसिड है वो यहां पर आ गई। ये अमीनो एसिड हो गई ए यहां पर ए का मतलब है अमीनो एसिड। ठीक है भाई, तो एक केवल न्यूक्लियोटाइड का म्यूटेशन हुआ, और एक न्यूक्लियोटाइड के म्यूटेशन होने से ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, और अमीनो एसिड भी बदल गया। आगे देखो भैया, इसके बाद फिर ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो क्या है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उससे क्वेश्चन बना दिया गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? अरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें कि ये मैच कराया जा सकता है। मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल था, एंटी राइनम का एग्जाम्पल था, इसको फ्लावर भी बोलते हैं, कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया गया था मिराबिलिस जलापा में, और पिंक फ्लावर आ गए थे। डोमिनेंट करेक्टर जो था वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट था, नॉट कंप्लीटली। इसका भी एग्जाम्पल आता है। कोडोमिनेंस में क्या है भाई? कोडोमिनेंस में ये एग्जाम्पल लीजिएगा, और प्लियोट्रोपी में ये आ गया, ये सीधे सीधे, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आ गया ये। जरा देखिएगा, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप। अब ऐसा AB या MN तो दिया नहीं, यहां पर दिया है AB ब्लड ग्रुप। ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है,
मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है ये। लेकिन इसके अलावा कोडोमिनेंस का कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसको मिला दिया हमने। प्लियोट्रोपी, ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, इससे मिला दिया इसको, इसका एग्जाम्पल है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ह्यूमन स्किन कलर, हो गया मैचिंग। और इस तरीके से यहाँ लिख दिया गया है, मैंने इधर बता भी दिया है, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस ऑफ सिकल, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, क्या लिख दिया इन्होंने, अच्छा ये AB ब्लड ग्रुप और MN ब्लड ग्रुप। ABO टाइप ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ये हो जाएगा। आगे देखें भैया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर से आ गया और इसमें सही सीक्वेंस बताना है। फ्लावरिंग प्लांट जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का इसमें क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे क्या बनेगा इसमें। पहले क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, और स्पोरोजेनस टिश्यू में पहले क्या होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इनमें डिफरेंशिएशन होता है तो बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल। ये डिप्लॉयड होता है। इसमें होता था फिर मियोसिस, और जब इसमें मियोसिस होगा तो बनेंगे पॉलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, ये बन जाएगा, और इनसे फिर माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे। ये मान लो माइक्रोस्पोर बन गया इस तरीके से, और माइक्रोस्पोर में भी पॉलन ग्रेन बन जाएगा। ये पॉलन ग्रेन बन गया इसका। तो पहले क्या बना, पहले तो भैया ये बी आया ना, ये पहले बी, इसके बाद मदर सेल ये आ गया डी, इसके बाद टेट्राड ये आ गया ए, और उसके बाद पॉलन ग्रेन मतलब सी, ये हो गया पॉलन ग्रेन। तो भाई ये सीक्वेंस हो गया, ये है पॉलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी को पॉलन टेट्राड कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सीक्वेंस हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में ये आपने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ से सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यानी कि इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है, बी डी ए सी, बी डी ए एंड सी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है ये, देखें इसमें है एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी ऑफ फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ ये डेफिनेशन है, मिलती जुलती हैं, देखने में ऐसा लगता है सब एक ही हैं, लेकिन इनमें अंतर है। और जब एक जैसे वर्ड आने लगते हैं तो वहीं पे कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ये सवाल दर दिया उन्होंने ऐसा। बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये जो है ना, ये है जो भी ये लिखा हुआ है, इट इज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बाकी तीन क्या है, हो सकता है अगले साल इनमें से कोई क्वेश्चन धर दे, इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, होता तो यही है यार,
क्वेश्चन को ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते हैं, साल दर साल सिलेबस तो हो ही रहता है, सिलेबस तो बदल नहीं सकते। तो जो क्वेश्चन है उसी को अगले साल ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया, ऐसे चलता रहता है। एक सीमाएं हैं सिलेबस की, उसके बाहर जा नहीं सकते, तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते रहते हैं। अब ये जैसे बायोमैग्निफिकेशन है, ये क्या है? तो हमने यहाँ पे बता भी दिया है बायोमैग्निफिकेशन में, ज़रा देखिएगा, ये बायोमैग्निफिकेशन है। अगर किसी जीव के टिश्यू में टॉक्सिक मटेरियल की मात्रा बढ़ रही है, जैसे डीडीटी का अमाउंट बढ़ता जाता है, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस डीडीटी मरकरी इन ऑर्गेनिज्म टिश्यू एट अ हायर टिश्यू ऑफ द फूड चेन। मतलब अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल को बढ़ते बढ़ते, फूड चेन जो होती है जैसे जो सबसे नीचे है उसमें थोड़ा कम होगा, और ऊपर वाले लेवल पर और ज़्यादा टॉक्सिन होगा, और ऊपर लेवल पर और ज़्यादा टॉक्सिन होगा। वही लिखा है, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन ऑर्गेनिज्म टिश्यू एट अ हायर लेवल ऑफ फूड चेन, एट हायर लेवल ऑफ फूड चेन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? अगर किसी क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा दी जाए, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन किया जाए कि जैसे मान लो कोई दाल है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, इसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। यानी कि प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ विटामिन्स मिनरल्स इन क्रॉप्स ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। ये क्रॉप्स है, कई जगह पर टाइपिंग एरर हो गई हैं, जो भी ह्यूमन मिस्टेक्स रहती हैं। तो भाई ये भी आपने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं इसके आगे वाले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी? हनी बी को ध्यान में रखते हुए ट्रू स्टेटमेंट देखना। तो भाई देखिए, इसमें ट्रू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ देखो पूछा क्या गया है, ट्रू। और ट्रू की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर दिया जा रहा है ABCE दिया जा रहा है। मतलब आप देखें, ये जो स्टेटमेंट है, मेल हनी बी प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, ये गड़बड़ है, यहाँ पर होना चाहिए माइटोसिस, इसलिए ये फॉल्स है। आपको पता है कि मेल हनी बी जो होता है, मेल हनी बी में क्रोमोसोम फीमेल की तुलना में आधे होते हैं, 16 क्रोमोसोम ओनली मेल में, और फीमेल में 32। मेल हनी बी के जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं, ना कि मियोसिस। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, यही तो गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। बाकी सब सही है। पहला वाला देखो सही था ही, क्या लिखा है, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज ए फीमेल क्वीन। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं, एग जुड़ जाता है और एक स्पर्म जुड़ जाता है, तो एग में 16 क्रोमोसोम होंगे और मेल गैमीट में तो 16 होते ही हैं, क्योंकि माइटोसिस बना है। 16 और 16 32 हो जाएंगे। तो 32 किस्में होते हैं, क्वीन में होते हैं, वर्कर में भी होते हैं। 32 क्रोमोसोम वर्कर में भी होते हैं और 32 क्रोमोसोम क्वीन में भी होते हैं। क्वीन हनी बी जो होती है पूरे हाइव में एक होती है, अंडे देने का काम करती है, मेटिंग का काम करती है। वर्कर जो होते हैं, ये जितने भी वर्क हैं उसके हाइव में, जितने भी काम करता है, हनी बी का मेल नहीं करता है, फीमेल नहीं करता है, वर्कर करते हैं। वर्कर क्या है, मेल है कि फीमेल है? दे आर स्टेराइल फीमेल। दूसरा ऑप्शन है, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज ए मेल बाय पार्थिनोजेनेसिस। बिल्कुल ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसमें 16 क्रोमोसोम होंगे और वो पार्थिनोजेनेटिकली 16 क्रोमो आगे जब डेवलप करेगा तो उससे मेल ही बनना है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 32 क्रोमोसोम हो जाएंगे, फिर वो फीमेल हो जाएगा। तो ड्रोन बनेगा कैसे? मेल यानी कि ड्रोन बनेगा कैसे? ड्रोन बनाने के लिए इस प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन होगा विदाउट यूजिंग मेल गैमीट। ए मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल। ये बात भी सही है। तो ये सारे के सारे स्टेट, भैया ये भी सही है, देखो ये भी सही है और देखो ये भी सही है, यही केवल एक रॉन्ग है। हनी बी हैव ए हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन अभी आप देख ही चुके हो कि जब मेल फीमेल गैमीट मिलेंगे 32 क्रोमोसोम होंगे तो फीमेल बनेगा। और अगर पार्थिनोजेनेटिकली मतलब मेल गैमीट जो बनेगा, मेल से जो अनफर्टिलाइज एग है उससे अगर कोई
अनफर्टिलाइज एग है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 16 क्रोमोसोम ही रहेंगे जो बनेगा आगे, और 16 क्रोमोसोम रहेंगे तो मेल ही बनना है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था और स्टेटमेंट ट्रू। ये हो गया। तो इसका फोर्थ वन देखिएगा, ए बी सी और ई ये सारे के सारे ट्रू है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन किया गया आर एच विटेकर के द्वारा, उस आर एच विटेकर ने कौन कौन से मेन पॉइंट्स को लिया अपने क्लासिफिकेशन के लिए। तो मेन पॉइंट को लेने के लिए उन्होंने जो नहीं लिया था वो ये था, ये नहीं लिया था। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, विकास के आधार पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन्होंने ये यूज किया था। यानी कि ए बी डी और ई, ये ए बी डी और ई, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1, ये नहीं लिया था। फ्लैजेलम के आधार पर कोई भी किंगडम डिसाइड नहीं किया गया था। ठीक है। और पेपर देखिए बहुत आसान है इस साल का, रियली बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन जितने भी हैं सबकी लंबाई चौड़ाई बड़ी बहुत ज़्यादा है और उसको देख के बच्चे परेशान हो सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। केवल वो खूब पढ़ना है, खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना आप तेज़ी से इनको कर पाएंगे। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल। फिर तो वही क्वेश्चन आ गया रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। आपको पता है कि ये फीमेल गेमिटोफाइट था और फीमेल गेमिटोफाइट में यहाँ पर एग सेल होती है, फिर ये सिनर्जिड सेल होती हैं, है ना। और इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस था, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, इधर एंटीपोडल सेल्स थे। ये एंटीपोडल है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये एग सेल है, ये सिनर्जिड है, और ये सब पार्ट किसके हैं, ये सब पार्ट इसके हैं। ये पूरा पार्ट जो है इसको कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, इसको कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, पूरा पूरा एम्ब्रियो सेक उसको बोलते हैं। तो उसमें प्लॉइड ही पूछ रहा है ट्रिप्लॉइड क्या है यहाँ पे। तो अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड। देखा जाए तो इसमें कोई ट्रिप्लॉइड नहीं है, इसमें कोई ट्रिप्लॉइड नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में कोई ट्रिप्लॉइड नहीं है। लेकिन यहां पे देखो ऑप्शन क्या है, सेंट्रल सेल। ये भाई सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं। फीमेल गेमिटोफाइट का सारा पार्ट हैप्लॉइड है। तो सेंट्रल सेल कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। सिनर्जिड कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, दिख रही है आपको। अब बात आती है जायगोट कहां से आ गया। अरे भैया जायगोट 2n होता है, क्योंकि ये बना था फर्स्ट मेल गेमीट और एग के फ्यूजन से। ये n था, ये 2n हो गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बन गई थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन, ये 3n हो जाएगी। 3n कैसे, क्यों होगी 3n, ये ट्रिप्लॉइड इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ है 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि जो कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2 पोलर न्यूक्लियाई से बन जाता है सेकेंड, फ्यूजन से बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसका फ्यूजन हुआ था सेकेंड मेल गेमीट से। सेकेंड मेल गेमीट, इनका फ्यूजन हुआ तो बन गया 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉइड। यानी कि यहां पर आंसर है सेकेंड वन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, फिर से स्टेटमेंट से भरा हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है।
करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। पहला क्या है, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन। सही बात है। हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन बोलते हैं इसको, ऑक्टेमर प्रोटीन, H1A, H2B, H3, H4 इसको कहते हैं। और हिस्टोन मतलब हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हिस्टोन आर नेगेटिवली चार्ज, ये फॉल्स है। ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये फॉल्स हो गया। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड, ये बेसिक अमीनो एसिड इसमें ज़्यादा है, रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल सही है ये भी। द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, भैया ये जो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए है ये भी गलत लिखा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखिए, पहला सही है, तीसरा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, और इसके बाद एक और बचा है, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एकदम राइट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और ये भी करेक्ट है। इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ए, सी और ई, यानी कि रॉन्ग बी है और रॉन्ग डी है, ये वाले रॉन्ग हो गए, ये रॉन्ग हो गए। बाकी सही। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। देखो यहां से सवाल जरूर आता है और हर साल आता है। आप देखिए 10 साल के पेपर उठा के देखिएगा, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन अक्सर करके मिलेगा आपको। और क्या है इसमें, केवल एग्जांपल याद करने। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन जरा देखिएगा। जैसे यहां पर पूछा गया इन सिटू कंजर्वेशन, और इन सिटू कंजर्वेशन में अच्छा, जैसे ये है सेकंड ग्रुप, यहां पर हमने देखो यहां पर एक्स सिटू कंजर्वेशन के बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। इसमें बॉटनिकल गार्डन आ जाता है, क्या टाइपिंग किया है, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क, आर्बोरेटा, एक्वेरिया, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, हॉर्टिकल्चर। एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन है। अब सीड बैंक इसमें आ गया, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आ गया, बॉटनिकल गार्डन भी इसमें आ गया, वाइल्ड लाइफ पार्क भी इसमें आ गए। तो ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गए। इन सिटू कंजर्वेशन में ये बचा, केवल ऐसे ही आपको एग्जांपल याद करने हैं। सवाल गारंटेड यहाँ पर होता है इस रीजन से, और अक्सर लगभग हर साल पूछा जाता है। इन द लैक ऑपरन जेड जीन कोड फॉर, भाई लैक ओपरन में आपने देखा होगा जब पढ़ा था, यहाँ पर कई प्रकार के जीन्स होते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल जीन में यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन इधर था, है ना, प्रमोटर भी है इधर, ऑपरेटर भी है इधर, और इधर स्ट्रक्चरल जीन है। इधर रेगुलेटरी जीन है, इनहिबिटरी जीन है। यहाँ पर 3 तरह के जीन होते हैं।
और इसके पास होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, इसके पास जुड़ता था आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज की मदद से स्ट्रक्चरल जीन अपना काम करते हैं। कह रहा है जेड जीन क्या बनाता है, ये बनाता है। जैसे मान लो यहाँ पे जेड है तो ये बनाएगा पहले एमआरएनए, और एमआरएनए के बाद बन जाएगा इससे ये एंजाइम, इसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जो इधर है बाकी जो दो और जीन बचे, एक ये जीन होता है, इससे बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज, और ये है इससे बनेगा परमीएज। तीसरा एंजाइम ये जेड से बन रहा है। ये तीन एंजाइम बनते हैं, एक से ट्रांस एसिटाइलेज बन जाएगा, है ना, इससे, या मान लो ए हो गया, यहाँ मान लेते हैं दूसरा वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो इनसे भी एमआरएनए बनेगा, इनसे भी एमआरएनए बनेगा, इनसे भी एमआरएनए बनेगा, और फिर ये एमआरएनए भी अपनी प्रोटीन बनाएगा, ये अपनी प्रोटीन बनाएगा। कौन सी प्रोटीन बनाएगा ये बता दिया है। ए जीन बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेज, और एक बना रहा है परमीएज, एक बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, हो सकता है अगले साल पूछा जाए कि भाई ये रिप्रेसर जो प्रोटीन बनेगी ये कब सिस्टम को ऑन करेगा, लैक ऑपरेंट को कब ऑन करेगा, कब ऑफ करेगा, यहां से पूछ देते हैं। आप देखें इसके आगे फिर से मैचिंग ऐसा लगता है। अच्छा, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे पढ़ाते हुए इतना साल हो गए, लेकिन मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन मैचिंग और स्टेटमेंट, मैक्सिमम। ठीक है भाई, है तो सबके लिए। देखो भाई, इसमें सवाल एक फिर से दिए हैं, मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। मैचिंग कर लेते हैं। ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, और जो अनवांटेड प्लांट होते हैं क्रॉप के साथ में, गमले में या फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जिनको खरपतवार कहते हैं, उसको हटाने का काम करता है। और इसका मतलब है कि ये इसको हम कहाँ मिलाएंगे, इसको अब इससे मिला देंगे। ये भाई ये है जिब्रेलिन, मोस्ट कॉमन जिब्रेलिन। और इसका काम क्या होता है, जिब्रेलिन का काम क्या है, ये कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये आपको पता होगा राइस से रिलेटेड है। इसकी डिस्कवरी राइस प्लांट से हुई थी, डिसीज राइस प्लांट, जिसको फुल सीडलिंग कहा गया था, बेकन डिसीज कहा गया था, और राइस का यूज़ इसमें होता है ब्रेविंग इंडस्ट्री में। काइनेटिन बोलते हैं भैया साइटोकाइनिन को, साइटोकाइनिन वाले इसमें गुण होते हैं, और इसका काम होता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। सी को मिला दिया 4 से, और ये स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। ग्रोथ इनहिबिटरी है, दिस इज ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। न्यूट्रिएंट्स इसका काम है स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा को बंद कर देगा। और जब ये स्टोमेटा को बंद कर देगा तो ट्रांसप्रेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसप्रेशन नहीं हो पाएगा तो एसेंट ऑफ शेप नहीं हो पाएगा, एसेंट ऑफ शेप नहीं हो पाएगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। स्टोमेटा बंद, ट्रांसप्रेशन बंद, और ट्रांसप्रेशन बंद, ब्रीदिंग बंद, ट्रांसप्रेशन बंद तो वाटर एब्जॉर्प्शन बंद, और वाटर एब्जॉर्प्शन बंद तो साथ मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन बंद हो गया। और मिनरल का एब्जॉर्प्शन बंद हो गया तो जितने भी एंजाइम जिनके साथ में कोफैक्टर का काम कर रहे हैं मिनरल्स, वो एंजाइम काम नहीं करेंगे, प्लांट धीमे धीमे अपनी सारी वाइटल एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा, बेकार हो जाएगा वो। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये 3, 1, 2 एंड 4 ऐसा कोई ऑप्शन है, इसको हम लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, लगा दिया। अब आता है अगला सवाल। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आरक्यू पूछा गया है। आरक्यू होता क्या है, एक्चुअल में आरक्यू का मतलब है
आर क्यू का मतलब होता है CO2 अपॉन O2। अब यहां पे देखो CO2 ये है और O2 ये है। रेस्पिरेशन के रिएक्शन में ये मान लो जैसे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये प्रोटीन है या फैट है, तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 ओब्लिक O2 कितना CO2 निकल रहा है, कितना O2 यूज हो रहा है, इसका रेशियो जो होता है उसी को रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम करते हैं 102 ओब्लिक 1, यहाँ पे 102 ओब्लिक 145, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं 1 से कम ही आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये आंसर लगा सकते हैं आप, क्योंकि कार्ब के लिए कार्बोहाइड्रेट का जब रेस्पिरेशन होता है तो ये 1 होता है और फैट के लिए 0.7 होता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ये 0.8 0.9 के आसपास आता है। अगर हम मिक्स डाइट की बात करते हैं तो 0.85 के आसपास आता है, 0.85 के आसपास आता है मिक्स डाइट। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, मतलब ऑक्सीजन का यूज ही ना हो, तब तो जितना CO2 उतना बहुत अधिक हो जाएगा। तो ऐसा RQ का क्वेश्चन पॉसिबल है आगे भी। अगला सवाल देखें, और इस सवाल में पूछा गया है हाउ इज 6th एक्सटिंक्शन। देखो अभी तक क्या हुआ है, पृथ्वी में 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हुए। Since origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episodes of mass extinction। 5 बार मतलब विनाश हो चुका है। तो ये पूछा गया है हाउ इज दी 6th एक्सटिंक्शन, ये कैसा होगा। 5 तब हो चुके हैं जब पोल्यूशन नहीं था, ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो जो अगला एक्सटिंक्शन आएगा वो एक्सटिंक्शन कैसा होगा। पहला ऑप्शन है द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर फार लोअर देन दोज ऑफ प्रीवियस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस समय विनाश स्लो रेट में चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलत है ये। दूसरा है द प्रेजेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। ये बिल्कुल सही है। द प्रेजेंट नेट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज 0। ऐसा भी नहीं है कि इस समय एक्सटिंक्शन हो नहीं रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, ये भी गलत है। द करेंट स्पीसीज extinction rate is nearly 10 times faster than that in previous episode. No, it is 100 to 1000 times faster. तो यहाँ पे आंसर हम लोग सेकंड लगा सकते हैं। अब आगे देखें अगला सवाल पूछा गया नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस का जो रूल था कि भाई पहले हम जेनरा का नाम लिखते हैं, फिर स्पीसीज का नाम लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, पहले जनरल लिखते हैं, बाद में स्पीसीज लिखते हैं। बस इसी पे क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इटैलिक। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक। तो ये तो भाई बिल्कुल ट्रू है। द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, ये भी सही है। The first word in the biological name represent the specific epithet, while second one
इज ऑफ जीनस, ये गलत है एकदम से, पहले जीनस फिर स्पीसीज होता है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, सही है। तो पूछा गया है नॉट ट्रू, और नॉट ट्रू का मतलब है जो फाल्स है, ये नॉट ट्रू है, फाल्स है। जो बातें बताई हैं वो इधर लिखी भी हैं, देख लीजिए भाई इसको। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो पहले मैंजीफेरा लिखा, ये जीनस हो गया, मैंजीफेरा ये जीनस हो गया। और ये हो गया स्पीसीज। मैंगो का नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट है ये। अब देखिए नेक्स्ट, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन है ये पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन केल्विन साइकिल। तो यहां पर क्या होता है 6CO2 प्लस RuBp, और ये जाकर के पहला बनता है फर्स्ट PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे है RuBp कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का नाम पूछा है। हो सकता है आगे पूछा जाए कि भी CO2 एक्सेप्टर कौन है, तो कहेंगे RuBp। हो सकता है एक बार ये पूछा जाए कि पहला फर्स्ट आफ्टर दिस रिएक्शन फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हम कह सकते हैं PGA। तो यहां पर ये एंजाइम का नाम आ गया। इसका यूज कब होता है, इसका यूज होता है इन C4 साइकिल, सेम इसी जगह पे, ठीक है। तो आंसर ये हो गया इसका सेकंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज की, which of the following floral formula is the correct floral formula of Solanaceae family। देखो भैया, डिफरेंट फैमिली के जो स्पेशल करेक्टर होते हैं, उन स्पेशल करेक्टर को याद कर लो, फ्लोरल फार्मूला आसानी से पहचान लोगे। जैसे यहाँ पे सोलेनेसी का पूछा गया है, तो सोलेनेसी में क्या है, कैलेक्स 5 होते हैं, करोला 5 होते हैं, एंड्रोसियम 5 होते हैं, बाई कार्पलरी ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, सिन कार्पस होती है, एवरीथिंग इज 5। आप देखिए पहले ऑप्शन को देख लें आप जरा, वेरी फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं। इस पहले ऑप्शन में सब कुछ दिख रहा है हमें। एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब फ्लावर को हम किसी भी एंगल से काटें दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। बाईसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में। 5 सेपल होते हैं और आपस में जुड़े, ब्रैकेट के अंदर बंद है, मतलब वो गेमोसेपलस होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। 5 पेटल्स होते हैं कोरोला में, वो भी आपस में जुड़े होते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद है मतलब गेमोपेटलस होते हैं। एंड्रोसियम मतलब स्टेमेन भी 5 हैं और वो कनेक्टेड है, मतलब स्टेमेन आर कनेक्टेड विद द पेटल्स। गायनी से बाई कार्पलरी हो गया, सुपीरियर नीचे लाइन है मतलब सुपीरियर ओवरी हो गया। हालांकि इस चीज को होना चाहिए ऐसा, ये ऐसा होना चाहिए ऐसे करके, सिन कार्पस ऐसे लिखा जाना चाहिए। और देखिए इस प्रकार से कहीं नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब हम क्या करें, बाकी सारी चीजें मैच कर रही हैं तो हम इस आंसर को लगा सकते हैं। हालांकि गायनीसियम को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखना चाहिए, बाई कार्पलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी। ये वाला क्यों नहीं भाई, इसमें क्या गलती है, इसमें सेपल्स को फ्यूज नहीं, मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं दिखाया गया है। ये क्यों नहीं हो सकता है, इसमें ये कनेक्ट नहीं किया गया है। ये क्यों नहीं हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें सेपल और पेटल दोनों ही फ्री दिखाए गए हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है। तो इनमें जो बेस्ट दिख रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, लगा दिया।
फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फ्लोरल फार्मूले पे मतलब फैमिली के अगर आपने मेन कैरेक्टर याद कर लिए, अगर मान लो इसी फ्लोरल फार्मूला में कहीं लिखा होता पेपस, पेपस, तो ये एक अलग फैमिली का कैरेक्टर है। कहीं लिखा होता एपिकैलेक्स, तो मालवेसी का कैरेक्टर हो गया। एंड्रोसिम 2+4 लिखा होता तो ब्रेसिकेसी का कैरेक्टर हो गया। एंड्रोसिम अगर 7+3 या 9+1 लिखा होता तो लेगुमिनोसी का कैरेक्टर हो गया। अगर यहां पे कहीं लिखा होता है पेरियंथ P 3+3 तो ये लिलिएसी का कैरेक्टर हो गया। भाई हर फैमिली का अपना स्पेशल कैरेक्टर होता है, और अगर हम उन स्पेशल कैरेक्टर को याद रखें, स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो हम फैमिली के फ्लोरल फार्मूले को आसानी से पहचान सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पॉलिनेशन ब्रिंग जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। Which of the following type of pollination bring generally different type of pollen grain on stigma? डिफरेंट टाइप के pollen grain आ रहे हैं मतलब डिफरेंट प्लांट से आ रहे हैं, और डिफरेंट प्लांट से अगर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ज़ेनोगेमी। इसमें क्या होता है, गिटेनोगेमी में क्या होता है, गिटेनोगेमी में क्या होता है, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, सेम प्लांट में दो फ्लावर हैं, है ना, ये सेम प्लांट में फ्लावर हैं इस तरीके से। तो अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ रहे हैं, एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ये गिटेनोगेमी हो गया। आटोगेमी क्या होता है, आटोगेमी में सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर आ जाते हैं, ये हो गया आटोगेमी। जब दो प्लांट का इन्वॉल्वमेंट होता है तब ज़ेनोगेमी। और अगर बंद फ्लावर है, हम कह सकते हैं पॉलिनेशन, लिखा है नीचे लिखा है पॉलिनेशन इनक्लोज फ्लावर, ये है क्लिस्टोगेमी। ये क्या है, विद इन क्लोज फ्लावर, ये है क्लिस्टोगेमी। पॉलिनेशन बिटवीन टू प्लांट, ये हो गया ज़ेनोगेमी। पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, ये हो गया आटोगेमी। पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये हो गया गिटेनोगेमी। तो इसके बाद ये भी देखो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर से दिया था। अगला सवाल, ये मैचिंग आ गया फिर से, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में मैच कराना है। इस मैच कराने में आप देखेंगे इसको हम मिला सकते हैं इसके साथ, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे इसको हम कहते हैं। ये ईएमपी पाथवे जो होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। ईटीएस इसको हम मिला सकते हैं इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की, वहीं पे एंजाइम पाए जाते हैं, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इसका देखिएगा एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, ये कहाँ पर होता है भाई एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, तो हम ये कह सकते हैं दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये सच है। यहाँ पे 70% एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ज़्यादा होते हैं। ईटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, वहीं पे कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, वहीं पे एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्डेन, मेयरहाफ एंड पार्नेस, और इसका संबंध सीधे साइटोप्लाज्म से है, यानी कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में बनते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे के दौरान। अब इसमें मैचिंग देखिएगा, ए को 3rd से मिलाया है, बी को 1 से मिलाया है, सी को 4 से मिलाया है, डी को 2 से मिलाया है, यानी कि 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2, ये हो गया 3, 1, 4, 2, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आ चुका है,
मैं आपको बता भी चुका हूँ। ये डीएनए के टेम्पलेट है, ये डीएनए का टेम्पलेट है। यहाँ पर हो गया था क्या, म्यूटेशन। इधर हो रहा है भैया म्यूटेशन, और जब म्यूटेशन होगा तो ये टी की जगह आ जाएगा ए। इस डीएनए से ये बना आरएनए, इस डीएनए से ये बना आरएनए, ठीक है। और ये आरएनए का कोडोन है, ये आरएनए का कोडोन है। इसके लिए जरूरी क्या कहते हैं, ये अमीनो एसिड्स होती हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है कि द 6 म्यूटेंट कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन causing polymerization of hemoglobin and change RBC shape, change RBC shape, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है। तो 6 म्यूटेंट कोडोन पूछा है, और कोडोन भैया देखो ये होते हैं, ये कोडोन है, यही 6 है, GUG हो गया, तो इसका ये आंसर हो। आगे जाना नहीं। अब देखें भाई, इसके बाद इनकी सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डेसिट। ये देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है। यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, ये सेक्सुअल डेसिट। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये ऑफ्रिस जो है ना, ऑफ्रिस ये एक प्लांट है, और ये जो प्लांट है इसका जो फ्लावर होता है वो मिमिक करता है, ये होता है लाइक फीमेल इंसेक्ट। और वो इंसेक्ट कौन सा होता है, बम्बल बी, इसके जैसा होता है इस प्लांट का फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है, बम्बल बी जो मेल होता है, जब मेल बम्बल बी इसके पास आता है तो ये फ्लावर उसको लगता है कि ये फ्लावर नहीं, फीमेल है। ये फीमेल अपने पार्टनर को समझता है कि ये फीमेल है, और उस फीमेल से मेटिंग करने के लिए इसके पास आ जाता है मेल बम्बल बी। और मेल बम्बल बी इंसेक्ट जब इसके पास आता है तो अपने साथ बहुत से पॉलन ले आता है, और जब इसके ऊपर बैठेगा तो इसके पॉलन ग्रेन को भी ले लेता है। तो ये एक प्रकार से मिमिक्री टाइप का हो गया। इसको कहते हैं मेल को लगता है मैं मेटिंग कर रहा हूँ, कॉपुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेटिंग है ही नहीं। अगर वो फीमेल्स के साथ मेटिंग करेगा तब मेटिंग कहेंगे, लेकिन वो फीमेल जैसे दिखने वाले फ्लावर्स के साथ मेटिंग कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। ये होता है स्यूडो कॉपुलेशन। और यहां पर यही इसका आंसर दिया हुआ है 139, क्वेश्चन नंबर 3rd वन। Sexual deceit is in pollination. A plant mimics a female insect to attract male insect. No reward is offered. It is called deception. Ophrys bee orchid, इसका जो फ्लावर होता है वो मिमिक करता है लाइक ए फीमेल बम्बल बी, और शेप एंड कलर रिजेंबल फीमेल बी, टेक्सचर हेरी सरफेस लाइक बी बॉडी, केमिकल सिग्नल रिलीज फेरोमोन्स मिमिकिंग फीमेल बी वैक्स attractants. Male bumblebee attempt to mate with the flower, इसको कहते हैं pseudo copulation. फिर सुने, फ्लावर पे सवाल जरूर, पॉलिनेशन पे सवाल जरूर आता है, जरूर आता है, आना भी चाहिए, अक्सर करके आया है, देख लीजिए पिछले 10 साल के उठा करके। अब वो कभी गिटोनोगेमी पूछ ले, कभी जेनोगेमी पूछ ले, कभी ऑटोगेमी पूछ ले, कभी इस तरीके से पूछ ले, कभी यक्का और मौत का एग्जाम्पल पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, आएगा जरूर एक सवाल।
ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। जैसे पिरामिड पे क्वेश्चन जरूर आता है, अक्सर करके आता है, जरूर आता है मतलब अक्सर करके आता है, पॉसिबिलिटी बनती है। डीएनए पे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरीके से जैसे कि जो भी डिसीज़ दिए हुए हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, ऑटोसोमल रिसेसिव जितने भी दिए हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई सवाल एक बार जरूर आता है, एक का सवाल जरूर निश्चित रूप से मिलता है। सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे अगर हम देखें एरिया वाइज निकालें तो मुझे लगता है कि 60-70 क्वेश्चन तो हम लोग जान सकते हैं ऐसे ही, यार इनको तैयार कर लो, इन टॉपिक को, सब आता है। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रंस ओ ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ। भाई देखिए ऐसे हम सिंपली देख सकते हैं, ए का जो फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, और जो मदर हैं ये बोथ मदर एंड फादर, मदर का ए मान लिया, फादर का भी मान लिया, तो भाई एक का ए मान लिया, कभी मान लिया, तो बच्चे का ए भी हो सकता है 25% बच्चों का, 25% बच्चों का बी हो सकता है, 25% बच्चों का ए हो सकता है, 25% बच्चों का ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब पूछा भी क्या गया है, ओ ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का हो सकता है, 25% बच्चों का, यानी कि आंसर इसका 4th हो जाएगा। आगे देखें, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। शर्त यह है प्रोकैरियोट में भी होना चाहिए, यूकैरियोट में भी होना चाहिए, नॉन मेम्ब्रेनस होना चाहिए। अब सेंट्रोसोम तो होता है भैया किसमें, इन यूकैरियोट्स, तो ये तो होगा नहीं। राइबोसोम होता है इन बोथ, प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेनस होता है, तो ये भी होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि पूछा क्या गया है, नॉन मेम्ब्रेनस होना चाहिए, दोनों में कॉमन हो, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम, सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, पिरामिड पे आया है सवाल, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, है ना, और पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड पिरामिड्स, ये सब कर लो, एक सवाल मिलता ही मिलता है, आता ही है। यहाँ देखो आ गया, उठा के 10 ईयर का देख लीजिए, वहाँ मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से। जितने भी इक्वेशंस होते हैं आपकी पूरी दोनों एनसीईआरटी में, जहाँ पे कोई ग्राफ बना है, कोई इक्वेशन लिखी हुई है, वहाँ से एक सवाल जरूर मिलता है, हर साल मिलता है, देखो उठा के 10 ईयर का, तो सारे ग्राफ कर डालो, सारे इक्वेशन देख डालो, एक सवाल ऐसे वहाँ से मिल जाता है। खैर अब तो क्या जो आ गया उसको करना है, उन्हीं पे ध्यान देना है, भगवान करे तुम सब लोग सेलेक्ट हो जाओ, अच्छा करोगे तो सेलेक्ट हो ही जाओगे, और कुछ कमियाँ रह जाएँ तो उनको अगले साल हम लोग इम्प्रूव करें, अच्छे से उनको तैयार करो, अगले साल अटेम्प्ट करना, अगले साल सेलेक्ट हो सकते हैं आप लोग। तो जैसे पिरामिड, ये पूछा गया, इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर। उन्होंने कहा है जनरली इन्वर्टेड, जनरली इन्वर्टेड, जनरली इन्वर्टेड पिरामिड पूछा गया है रिलेशन को मैच करते हुए। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम, देखो पिरामिड का, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, बिल्कुल सही है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, देखो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। फाइटोप्लैंक्टन टिनी होते हैं, रैपिड टर्नओवर, हैव लेस टोटल बायोमास देन द जूप्लैंक्टन। आगे देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी नेवर इन्वर्टेड,
pyramid of number in grassland, upright. अपराइट। तो अब देखिएगा, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट ही होता है। अब पूछा क्या है, जनरली इन्वर्टेड, तो ये तो हो नहीं सकता। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट होता है, पूछा है इन्वर्टेड, ये हो नहीं सकता। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, ये हो नहीं सकता। बचा केवल कौन सा, सेकंड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, या पॉन्ड भी अगर कहा जाए तो भी इन्वर्टेड होगा वो। ये क्वेश्चन हुआ। तो पिरामिड पे क्वेश्चन आता है, आया है, आएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल एंड देयर इंक्लूजन्स। देखो भाई, इस पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल एंड देयर इंक्लूजन्स। पहला ऑप्शन है करेक्ट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फाल्स है ये, क्योंकि ये इसमें गलत लिखा हुआ है। यहां पर होना चाहिए जी गोल्जी बॉडी, ER, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये इसमें सही है। माइटोकॉन्ड्रिया गलत आ गया, ये नहीं होगा इसमें। पूछा गया है करेक्ट, रफ ER बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ये ट्रू है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर DNA, ये भी ट्रू है। ए नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन, ये भी ट्रू है। ई क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सिंगल मेम्ब्रेनस, नो, ये सिंगल मेम्ब्रेनस तो हो ही नहीं सकती, डबल मेम्ब्रेनस होती भाई, ये गलत हो गया। तो इसमें सही कौन कौन से हैं, सही में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, BCD, BCD। देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। पेपर सरल था, मैं बता रहा हूं, इतना सरल पेपर कभी नहीं पूछा गया। लेकिन ये भी बात सही है कि इतने मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। तो जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, मतलब नॉर्मली देखो हर बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही है, टेस्ट अपने अपनी जगह पे देता ही है, लेकिन केवल उतने से नहीं, और ज़्यादा प्रैक्टिस ने की होगी, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन खूब लगाए होंगे, तो उनको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। मतलब पेपर लेंदी कह सकते हैं, कठिन तो नहीं कह सकते। चलिए, और अब देखते हैं इसके बाद एक सवाल ये आया, इन ए पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर स्पीसीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सम मेंबर इज 23 एंड सम ऑफ मेंबर हैविंग 24। XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इनमें, मेल में क्रोमोसोम कम होते हैं, फीमेल में ज़्यादा होते हैं। अब देखिएगा इसमें जो पहला है, ऑल मेल, सब मेंबर में 23 क्रोमोसोम है और सब मेंबर में 24 क्रोमोसोम है। द 23 एंड 24 क्रोमोसोम बियरिंग मेंबर इन दिस स्पीसीज आर, ऑल मेल हो ही नहीं सकता, ऑल फीमेल हो नहीं सकता, फीमेल एंड मेल, मेल एंड फीमेल, ये लगाओ ना, मेल एंड फीमेल। फोर्थ वन, मेल में 23 और फीमेल में 24। जैसे बिल्कुल मेल हनी बी में कितने थे, 16 और फीमेल में 32। यहाँ पे मेल में 23 और फीमेल में 24, याद रखना इसको। आगे आइएगा, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली, ये सवाल एक बार आ चुका है, अभी देखा था पीछे, अब लैंग्वेज चेंज करके देखो, अभी पूछ दिया फिर से। हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली, और आंसर था इसका मेल हनीबी।
इसमें गैमीट मियोसिस के बाद नहीं बनते, इसलिए मेल हनी बी में इनकी ड्रोन्स में क्रोमोसोम का नंबर फीमेल की तुलना में आधा होता है, 16 होता है। क्वीन में 32 होता है, वर्कर में 32 होता है, वर्कर स्टाइल फीमेल होता है और क्वीन फर्टाइल फीमेल होता है। ये क्वेश्चन भी हो गया, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट हो गया, दिस वन। अब हम बात करते हैं इसके आगे। स्टेटमेंट फिर से आया, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज 52% प्रोटीन। सही है, एकदम सही है। मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, ये बात भी सही है, 2 लेयर होती हैं उसकी। आगे इसके बाद देखिएगा सी, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल फॉर्म मीसोसोम। ये सही लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पे चूंकि दिया गया यूकैरियोट, इसलिए गलत हो गया। ये यूकैरियोट में कहाँ होते हैं मीसोसोम? अगर आपने क्वेश्चन में यूकैरियोट को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसको गलत माने, नहीं तो सही लगा के चले आएंगे। आगे देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ लिपिड, टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम। ट्रू। जो लिपिड की जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, और वो जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई ये भी गलत है, क्योंकि वो ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के ऊपर होती है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल वॉल के ऊपर होती है। पूछा गया करेक्ट, तो ये रॉन्ग हो गया। अब सही देखो कौन कौन से हैं, ए, बी और डी। तो ए, बी, डी वाला ये चौथा ऑप्शन दिया गया है, सही हो गया। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल होना चाहिए। ये गलत क्यों है? क्योंकि मीसोसोम यूकैरियोट पे नहीं होता, इसलिए। बाकी सब सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेपिक्ट, अभी बताया था ना इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इकोलॉजी में दो आपको 2-3 ग्राफ मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसे ही आप देखो ना, सारे चैप्टर को देखो, जहाँ जहाँ जितने ग्राफ बने उठा के एक जगह इकट्ठे कर लो, एक बार ध्यान से देख लो, क्वेश्चन सही हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक इक्वेशन है, बड़ी फेमस इक्वेशन है, और इसमें ये लिखा हुआ है, देखिएगा। इसमें स्मॉल आर क्या है, और इसमें देखिएगा स्मॉल आर को कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। इसमें ये देखो ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है, ये बायोटिक पोटेंशियल हो गया। एन क्या है? एन जो होता है करंट पॉपुलेशन साइज होता है, और इसके अलावा ये के है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है एनवायरनमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें जितने जीव हैं और वो जीव सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट के पास में ऑर्गेनिज्म को एक प्रकार से वो रखे हुए, मतलब इन्वायरमेंट जो है उसमें सारे जीव जिंदा हैं, इसका मतलब है कैरिंग कैपेसिटी है इन्वायरमेंट में, उनको कैरी कर रहा है आगे वो, तो वो के हो गया कैरिंग कैपेसिटी। तो आप देखें इसमें ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अभी ये क्वेश्चन आता है, ये स्विस चीज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी करके एक है, स्विस चीज़ बनाने के लिए जिसको बेस्ट क्वालिटी चीज़ मानते हैं, उसमें यूज़ होने वाला माइक्रोब है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4th ऑप्शन में, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। और
ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इसी को हम ये ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और जैसे ये है लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बनाता है। बहुत सारे ऑप्शन बना दिए गए हैं, लेकिन स्विस चीज़ से रिलेटेड अगर है पॉइंट तो आंसर इसका ये हो जाएगा। एक और चीज़ बनता है रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़ में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का फंगस यूज़ होता है। यहाँ पर स्विस चीज़ है, यहाँ पर प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th वन। अब देखो इसके बाद फिर से आया करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखिएगा, पहला है इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसरिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर स्पीसीज हार्म्ड। ऐसा सिर्फ पैरासिटिज्म में होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए करेक्ट नहीं है। बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, ये बात सही है। बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन कॉमेंसरिज्म, ये बात गलत है। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर स्पीसीज हार्म्ड, ये सही है। और यहाँ पर देखिएगा करेक्ट में बी है और डी है, और ई क्या है? ई ऑप्शन कहाँ है इसमें? एक ई ऑप्शन में होना चाहिए था। कुल मिला के इसमें ऑप्शन बी, डी और ई दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, ये एक ई था, उसमें अमेंसलिज्म दिया गया था। अमेंसलिज्म में क्या है? एक का फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता है, दूसरे का लॉस होता है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, इसी को एंटीबायोसिस कहते हैं। पेनिसिलिन, इसको ब्लू मोल्ड कहते हैं। ये पेनिसिलिन निकालती है, बैक्टीरिया को किल करती है, नो बेनिफिट टू। एक को फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता है और एक को नुकसान होता है, इसको अमेंसलिज्म कहते हैं, इसी को एलिलोपैथी कहते हैं। ये इसका क्वेश्चन था। थैंक यू। आपने जैसा भी किया है, अब उस पर अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा नहीं हो पाया है किसी कारण से, तो आपकी प्रैक्टिस कम रही हो, या देखो साल में एक मौका मिलता है, दोबारा रीटेक का मौका नहीं मिलता है। गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, किसी से भी गलती हो सकती है। गलती होना ह्यूमन नेचर ही है भाई। ऐसा नहीं कि अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट जीनियस लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलती अगर हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, उसको पकड़ के मत बैठो, जुड़ जाओ फिर से। अभी ऐसा नहीं कि हम रिजल्ट का वेट, अगर आपको पता है क्या रिजल्ट आने वाला है, आपको मालूम है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं होने वाला है तो भैया जुड़ जाओ फिर से। उसमें फिर आपको जो है मतलब वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम किल करने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार जो लगा रहता है, सीढ़ी चढ़ता जाता है, मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन पूरी ताकत नहीं लगती। आपने खूब मेहनत किया था, इसके बाद ऐसा नहीं कि ताकत नहीं लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रह गई होंगी, वो आप बेहतर जानते हैं। आगे अच्छे मनोयोग से और मेहनत करिएगा, ईश्वर आपको सफल करेगा आगे। धन्यवाद, थैंक यू।